कपार में, आइए ना हमारे बिहार में, या फिर थूक के माथा में छेद कर देंगे। इनमें से एक ना एक डायलॉग आपने एक ना एक बार आपने जिंदगी में जरूर सुना होगा। जब कोई अंग्रेज या फिर इंडिया के बाहर रहने वाला व्यक्ति बिहारी में बोलता है तब लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई बिहारी अगर बिहारी में बात करता है तब लोग कहते हैं कि ये तो गवार है, अनपढ़ है, गरीब है। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? बिहार के लोग बिहार में कम और बिहार के बाहर ज्यादा रहते हैं। इसका मेन रीजन यह है कि उनको एम्प्लॉयमेंट ढंग का नहीं मिल पाता है और इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके साथ साथ जो बिहार की गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आखिर क्यों बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, क्यों उनको बिहार में कभी कोई ढंग का जॉब नहीं मिल पाता, क्यों बिहार के अंदर इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और बिहार को आखिर बर्बाद किसने किया। और जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि बिहार के जो हालात हैं अभी ऐसे कभी हुआ ही नहीं करती थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं सीधे हम लोग वीडियो में। तो दोस्तों, आपने अक्सर एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक बिहारी सब पर भारी। वैसे तो इस कहावत को यहाँ के टॉप क्लास आईएएस ऑफिसर, आईआईटी और आईआईएम ग्रेजुएट सच साबित करके दिखाते हैं, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद इस स्टेट में कोई भी अच्छी इंडस्ट्री आना क्यों नहीं चाहती? वैसे तो बिहार की जनता जब भी सीएम नीतीश कुमार से पूछती है कि यहाँ पर बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आती, तो इसमें सीएम नीतीश कुमार का कहना होता है कि बिहार एक लैंडलॉक एरिया है जहां पर पोर्ट ना होने की वजह से मेजर इंडस्ट्रीज स्टेट से दूर भागती हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार का यह बयान पूरी तरीके से सच को बयां करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे भी कई और स्टेट हैं जो कि लैंड लॉक होने के बावजूद कंपनीज की पहली पसंद बने हुए हैं। तो आखिर क्या है असली सच्चाई बिहार के मेजर इंडस्ट्री के ना होने का? चलिए सबसे पहले इसके डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री के पासपोर्ट मौजूद होने से उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे उनको एक बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलती है, जिसके जरिए वो आसानी से मरीन रूट्स को एक्सेस करके हर तरह के मटेरियल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम खर्चों में कर सकते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत कंपनीज आजकल उन इलाकों में अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना पसंद करती है जहां पोर्ट्स कोसों दूर है। एग्जांपल के लिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को ले लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान सरसों, राई, बाजरा और उनका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वहीं दूध व मसालों का इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट के साथ ही यहाँ के अलग अलग तरह के 40,000 से ज्यादा इंडस्ट्री हैं, जिसमें टेक्सटाइल, सीमेंट और ऑटो जैसे सेक्टर की इंडस्ट्री कई सारी शामिल हैं। अब हरियाणा की बात करें तो यह राज्य सालों से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है और आईटी की फील्ड में भी इसने काफी तेजी से ग्रो किया है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें पंजाब की तो गेहूं का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन यहां आईटी कंपनीज, लेदर वर्क, सेमीकंडक्टर और सपोर्टिंग गुड्स जैसे सेक्टर भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में यह कहना कि इंडस्ट्री बिहार में इसलिए जाना नहीं चाहती क्योंकि वहां पर पोर्ट नहीं है, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। बट दोस्तों, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बिहार हमेशा से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतना दूर नहीं था। अगर हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो पता चलता है कि जब ब्रिटिशर्स का शासन था और आजादी से पहले उनके जो 10 से 20 साल का शासन था, उस टाइम पे बिहार इतना गरीब नहीं हुआ करता था और बिहार एक मेजर ट्रेडिंग हब के नाम से जाना जाता था, क्योंकि असल में बिहार फर्टाइल लैंड से रिच था और यहाँ धान, गेहूं की खेती बहुत बड़ी संख्या में होती थी। इसके अलावा बिहार शाही लीची, मखाना और अमरूद जैसे कई सारे फ्रूट्स देश से लेकर विदेशों तक भी काफी फेमस थे, जिसकी सप्लाई सबसे पहले बड़े लेवल पे की जाती थी। और वहीं आजादी के बाद जहां देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग ना के बराबर था, वहीं बिहार और वेस्ट बंगाल पूरे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पॉट हुआ करते थे, क्योंकि एक्चुअल में बिहार के अंदर काफी बड़ी मात्रा में मिनरल मौजूद थे। इसीलिए कंपनीज इन माइंस के करीब लोकेट होना चाहती थी ताकि रॉ मटेरियल और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें ज्यादा समय या पैसे न खर्चना पड़े। इनफैक्ट बिहार में पूरे इंडिया का 40% शुगर बनता था और इंडिया के साथ देश विदेश में भी शुगर को एक्सपोर्ट किया जाता था। वही दोस्तों, अब क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ बिहार की तरफ ही जा रही थी, इसलिए
उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए और माल ढोने में लगने वाले खर्च पर सब्सिडी देने लगे। अब जाहिर सी बात है कि सब्सिडी पाने के बाद कंपनीज इंडिया में जहां बाकी जगह पर माइंस वाले स्टेट हैं वहां का भी रुख करने लगी और इंडस्ट्रीज पूरे देश में अब कहीं पर भी इस्टेब्लिश हो सकती थी। अब इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज वहां पर पहले से मौजूद थी वो भी खराब पॉलिसीज कई दूसरे प्रॉब्लम की वजह से बंद होती चली गई। इस तरह बिहार की वो इमेजेस जो ब्रिटिश शासन के टाइम हुआ करती थी वो वक्त के साथ साथ खराब होती चली गई। वही दोस्तों, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 40 से 50 सालों में बहुत से ऐसे स्टेट हैं या शहर हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जो डेवलपमेंट के मामले में पहले काफी पीछे हुआ करते थे। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर बिहार में यह बदलाव क्यों देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, असल में इसके पीछे कई सारे मेजर रीजन हैं, जिसमें पहला रीजन आता है करप्शन, स्कैम, घोटाले। क्योंकि दोस्तों बिहार में चीनी मिल ढंग से काम कर रही थी, लेकिन एकाएक देखा गया कि बिहार गवर्नमेंट इस चीनी मिल को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, अपने तरीके से इसको चलाना चाहती थी और नतीजा यह हुआ कि जब भी कोई भी चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती थी तो वहां पे करप्शन बढ़ने लगते थे। और वही हुआ चीनी मिल के साथ। उनके अंदर करप्शन और बढ़ते बढ़ते चले गए, घोटाला होना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके ये चीनी मिल ठप पड़ गई। तो दोस्तों ये सिर्फ शुगर मिल की बात तो दोस्तों ये थी शुगर मिल की बात। और वहीं अगर बात करें कि आखिर बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आना चाहती या फिर जब भी वो आने की कोशिश करती है तो वो सेटअप क्यों नहीं कर पाती, तो दोस्तों बिहार के अंदर जब भी कोई इंडस्ट्रीज आना चाहती है तो इंडस्ट्रीज को अपना सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होता है? जमीन। अब दोस्तों बिहार के अंदर एक सीन ऐसा है कि बिहार में एक किसान के पास ज्यादा जमीन नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। तो इस सिचुएशन में अगर किसी कंपनी को अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ऐसे में कंपनी को बहुत सारे किसानों के पास एक बड़ा सा जमीन टुकड़ा लेने के लिए बहुत सारे किसानों से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उनको मनाना पड़ेगा, तब जाकर के इंडस्ट्रीज वालों को एक जमीन का टुकड़ा मिल पाएगा, तब जाकर वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकेंगे। तो ये सबसे पहली रुकावट है दोस्तों इंडस्ट्रीज ना खुलने का। वही दोस्तों दूसरी और रुकावट की बात करें तो इंडस्ट्रीज के लिए जब वो बिहार में आना चाहते हैं तो बिहार के अंदर जो बिहार की गवर्नमेंट का बैकग्राउंड देखकर वो थोड़ा सा बैकफुट पर चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों दोस्तों? इसके पीछे की बात यह है कि एक्चुअली में जो वहां की करंट गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोमिसेस किया और इंडस्ट्रीज को न्योता भी दिया कि आप बिहार में आइए, यहाँ पर आपको सेटअप कराया जाएगा, हम हर लोगों को हर तरीके से हेल्प करेंगे, फंड प्रोवाइड करवाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन बाद में हुआ क्या? उनको सब्सिडी मिली ही नहीं। और इसमें बहुत सारी कंपनियों ने यह भी कंप्लेन किया कि हमें जो प्रोमिसेस किया गया था वो हमें मिला ही नहीं। मतलब कि जो बिहार की गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े वादे किए थे इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया और इसी कारण से इंडस्ट्रीज बिहार में रुख नहीं कर पाई और वो वापस से यहां से निकल गई क्योंकि उनको लॉसेस हो रहा था। तो दोस्तों आपके विचार से बिहार में वो कौन सी प्रॉब्लम है जिससे वहां पर इंडस्ट्री नहीं आना चाहती, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और जो हमारे द्वारा कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शिवम एंड सौरभ की तरफ से आपको सबको जय हिंद।